तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ये तीनों चीजें हम बात कर चुके थे, इनके डिस्कशन हम कर चुके थे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। तो आगे क्या पढ़ना है देखो, तो आगे अब हमें पढ़ना है कि एटम, ठीक है, एटम क्या होता है, ठीक है, एटम क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तभी बता दिया था, एटम क्या होता है, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। एटम क्या होता है, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। या कह सकते हो जो बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग किससे बनती है, ईंटों से बनती है, तो वो ईंट क्या हुई, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ, ठीक है। तो वो ईंट जो है वो क्या है, वो एक तरह का एटम है, जो क्या है, एटम है, ठीक है। एटम से जुड़ जुड़ के क्या बनता है, मैटर बनता है, क्या बनता है, मैटर बनता है, ठीक है। अब एटम कितना बड़ा होता है, एटम बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है, ये होता है 1/10⁹ मीटर्स। कितना छोटा होता है, 1/10, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात आपको बताऊं तो एटम का जो साइज होता है, एटम्स साइज, ठीक है, परमाणु का आकार, ये क्या होता है, ये होता है 1/10⁹ मीटर, जिसको क्या बोलते हैं, 1 नैनोमीटर। क्या बोलते हैं, 1 नैनोमीटर। मतलब जब आप एक को किससे डिवाइड करोगे पता है, एक को इससे डिवाइड करोगे 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0 इतने से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो जो आएगा वो एटम का साइज होता है, ठीक है। इतना छोटा होता है, ठीक है। तो अब इतनी बड़ी यूनिट लिखना प्रॉब्लम है ना, इतनी बड़ी तो नहीं सकते, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या दे दिया, नैनोमीटर। क्या डाल दिया, नैनोमीटर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, नैनो टाटा नैनो नहीं, नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, ठीक है। समझ में आ गई। तो एटम का जो साइज होता है वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर, ठीक है। चलो, तो अब हमें बात करनी है कि एटम, पहले एटम जो थे उनको अलग अलग सिंबल से पहचाना जाता है, और अब के जो एटम्स हैं उनका नया सिंबल आ गया। क्या आ गया, नया सिंबल आ गया, ठीक है। तो बात करते हैं, सबके लिखवा रहा हूं मैं एक एक करके, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एटम्स, क्या लिखेंगे, एटम्स। ये नोट कर लिया बच्चों, ये मिटा दूं, तो थोड़ा जल्दी नोट करो। तो इसके आगे मीटर लिख देना है ना, ठीक है। तो एक टेबल बनवा रहा हूं मैं, जिसमें मैं आपके लिए क्या करूंगा, जो पुराने सिंबल है और जो नए सिंबल है उन दोनों का एक साथ, ठीक है, पुराने कौन से सिंबल यूज होते थे और अब कौन से सिंबल यूज होते हैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। मिटाऊं फिर इसको, देखो बच्चों फिर, तो इधर लिखिए एटम्स, क्या लिखेंगे, एटम्स, ठीक है, परमाणु। फिर इधर लिखोगे ये जो सिंबल्स है ना, ये किसने दिए थे, डाल्टन्स। तो उनको लिखो डाल्टन सिंबल्स। किसके सिंबल थे ये, डाल्टन के, डाल्टन सिंबल्स, ठीक है, डाल्टन के चिन्ह, डाल्टन के चिन्ह, या तुम इसको बोल सकते हो कि ये पुराने चिन्ह है। ये क्या है, पुराने, ठीक है, ओल्ड। ये क्या है, ओल्ड, ठीक है। अब जो मॉडर्न वाले हैं, मॉडर्न, ओके, मॉडर्न, अभी के टाइम के मॉडर्न, ठीक है, आधुनिक, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं। इसका कहते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन को हिंदी में हाइड्रोजन ही बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लोगे हिंदी में हाइड्रोजन, ठीक है। इसका सिंबल कैसा था, गोला और उसके बीच में बिंदु, ठीक है। और अभी का सिंबल क्या है, सिर्फ कैपिटल एच, सिर्फ क्या है, कैपिटल एच, ये सिंबल है। फिर कार्बन का सिंबल क्या था,
गोला था और वो पूरा क्या था, भरा हुआ था, क्या था, पूरा फिल था। इसको शेड कर लेना पेंसिल से, पूरा भर लेना, ठीक है, शेडिंग है ये, ठीक है। और अभी क्या है, सिर्फ सी, अभी क्या है, कैपिटल सी, ठीक है। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का खाली गोला था, ऑक्सीजन का क्या था, खाली गोला। अभी क्या है, सिर्फ ओ, अभी सिर्फ क्या है, कैपिटल ओ, क्या है, सिर्फ कैपिटल ओ, ठीक है। फिर फास्फोरस का, फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस का क्या है, कुछ इस तरीके का था, बीच में मर्सिडीज थी ना, मर्सिडीज जैसे दिखती है वैसे ही था, ठीक है। तो फास्फोरस का होता है तुम्हारा पी, क्या होता है फास्फोरस का, पी, ठीक है। फिर सल्फर, क्या, सल्फर, ठीक है। सल्फर क्या होता है, क्रॉस, इस तरीके से प्लस बना रखा होता है, ठीक है। अभी क्या सिंबल है इसका, एस, अभी क्या है, एस। फिर आयरन, आयरन, आयरन का सिंबल क्या था, गोले के अंदर क्या लिखा था, आई लिखा था, क्या लिखा था, आई। अभी क्या होता है इसका, एफ ई, क्या होता है, एफ ई। फिर था कॉपर, फिर क्या था, कॉपर, ठीक है। कॉपर का क्या था, गोले के अंदर क्या लिखा था, सी, अभी क्या है, सी यू, सी यू, ठीक है। फिर है लेड, लेड, पहले क्या सिंबल था, गोले के अंदर एल, अभी क्या है, पीबी, ठीक है। फिर है सिल्वर, फिर क्या है, सिल्वर, पहले क्या सिंबल था, गोले के अंदर एस लिखा होता था, अब क्या लिखा जाता है, ए जी, हाँ, ए जी। फिर है गोल्ड, फिर क्या है, गोल्ड, फिर गोल्ड क्या है, अंदर तो जी लिखा होगा और साइड में से घड़ी ऐसा बना होगा, ठीक है। पहले ये सिंबल था, अभी क्या है, ए यू, क्या सिंबल है, ए यू, ठीक है। फिर प्लैटिना, प्लांटिन, प्लांटिना, प्लांटिना, इसका पी है, इसका पी है, इसका मॉडर्न सिंबल मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बता दूंगा मैं। फिर मरकरी, मरकरी, क्या, मरकरी, मरकरी का क्या है, मरकरी का है, बस गोल्ड की तरह ही है, बस अंदर जी नहीं लिखा, ऐसे है, ठीक है, ठीक है। और इसका अभी का सिंबल क्या है, एच जी, क्या सिंबल है, एच जी, ठीक है। तो इनके ये डाल्टन ने दिया था सिंबल, और ये मॉडर्न वाले हैं, ठीक है, जो अभी यूज होते हैं, जो अभी यूज होते हैं, समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हमें तो देखो इनसे कोई मतलब नहीं है, तो कभी कभार क्वेश्चन में एक नंबर में पूछ लेता है कि ओल्ड सिंबल बता दो, ये बहुत रेयरली आता है क्वेश्चन, बट हमें किससे मतलब है, इनसे, ठीक है, न्यू वाले। और न्यू वाले तुम्हारे बुक में और भी दे रखे हैं, ये वाले एक टेबल बना रखे पूरी, देखो ये वाली पूरी टेबल है, ठीक है। तो ये पूरी लर्न होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, पूरी की पूरी लर्न होनी चाहिए, ठीक है। मैं बस कल आके तुमसे सुनूंगा, एल्युमिनियम का क्या होता है, Al, ठीक है, आर्गन का क्या होता है, Ar, ठीक है, नाइट्रोजन का N होता है, पोटेशियम का क्या होता है, K होता है, ठीक है। तो मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे के सारे सिंबल याद हो जाने चाहिए, बात समझ में आ गई, और इसको कॉपी में भी नोट कर लेना, ठीक है, सारे के सारे, ठीक है, समझ में आ गया। चलो इनको नोट करो पहले। तो बच्चों देखो, ये हो गए हमारे पुराने और नए सिंबल्स, ठीक है। तो आपको और भी सिंबल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, उनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इन्हीं सिंबल्स की मदद से आगे हमें काम आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो अगर आपको सिंबल याद नहीं होंगे तो आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सिंबल्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इनको ये सिंबल देता कौन है। तो इनको ये सिंबल होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, कौन है, IUPAC, इसका फुल फॉर्म क्या है वो लिख लो, कई बार पूछ लेता है IUPAC की फुल फॉर्म, वो क्या है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो है, ये जो लोग होते हैं इसके अंदर, हाँ, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से एलिमेंट को कौन सा नाम देना है
और उसको क्या सिंबल देना है, और फिर ये जो नाम देते हैं और जो सिंबल देते हैं तो पूरी दुनिया को इनका मानना पड़ता है। तो हाइड्रोजन का सिंबल अगर हमारे लिए H है तो पूरी दुनिया के लिए भी क्या होगा, H ही होगा। ठीक है, इसीलिए इससे क्या होगा कि पढ़ाई करना आसान हो जाएगा, चाहे आप यहां करो चाहे आप वहां करो। ठीक है, बात समझ में आई? क्या पता अगर नाम हर देश को अलग अलग रखने देते तो इंडिया तो पता नहीं क्या क्या रख देता। ठीक है, और उसके बाद किसी और देश में, रशिया में तो कुछ और ही रख देता, तो पढ़ना मुश्किल हो जाता ना, या रिसर्च करना मुश्किल हो जाता उनके देशों में जाके। तो इसलिए इसमें एक इनके नामों में एक सिमेट्री, एक सेम रखने के लिए ये इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था जिसका नाम है IUPAC। ठीक है, इसके बहुत सारे काम होते हैं, इनके काम होते हैं नए नए एलिमेंट्स को ऐड करना। पीरियोडिक टेबल होती थी, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट लिखे होते हैं, ठीक है, उनको याद करना। ठीक है, उनके नाम इन्होंने दिए हैं, ठीक है, सारे के सारे नाम दिए हैं। और कोई नया एलिमेंट मिलता है तो उसको उसकी प्रॉपर्टी की जांच करके उसको एलिमेंट टेबल में कौन सा नंबर देना है, ये सारी चीजें कौन करता है, IUPAC करता है। ठीक है, समझ में आ गया? IUPAC क्या करता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको नाम और उनका सिंबल देता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात होगी थोड़ी IUPAC के बारे में। हाँ, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। तो बच्चों, हमने जब देखा कि एटम का साइज इतना ज्यादा स्मॉल होता है, एटम का साइज बहुत स्मॉल होता है, तो उसका वेट करना पॉसिबल कैसे है, उसका वेट करना पॉसिबल कैसे है? तो उसका वेट करेंगे तो वो भी तो बहुत छोटी टर्म आएगी, है ना, बहुत छोटी टर्म आएगी। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमने क्या करा, जैसे हमने ना एक चीज को रेफरेंस मान लिया। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, ठीक है, थोड़ा इस बारे में सोचना। जो 1 किलो तुम सामान लेते हो, ठीक है, या आधा किलो सामान लेते हो, ठीक है, या 1 मीटर कपड़ा लेते हो, हाँ, या 1 लीटर दूध लेते हो, ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट होती है ये किस के अकॉर्डिंग होती है? तुम्हें कैसे पता जो उसने 1 किलो दिया है वो 1 किलो ही है? तुम ये बोल सकते हो भैया उनके पास मेजरिंग वो होते हैं, जो मेजर होते हैं वो 1 किलो वाले, तो ये किसने बताया कि वो 1 किलो का ही है? अब मशीन को किसने बताया कि वो 1 किलो का है? कुछ तो ऐसी क्वांटिटी होगी जिसको हमने रेफरेंस माना होगा कि हम इसको 1 किलो कहेंगे। सो जब पहली बार जिसने 1 किलो तोला होगा उसने कैसे तोला होगा? अबे तो तराजू में क्या रखा होगा उसने? 1 किलो के बराबर क्या लिया होगा? पत्थर होता है ऐसा। तो पत्थर 1 किलो का पत्थर होगा। वेट किससे करेगा? ऐसे तो फिर पूरी दुनिया में जो 1 किलो है वो अलग अलग होना चाहिए, है ना, होना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं है। इंडिया में 1 किलो सेब में अगर 5 पीस आते हैं तो यूएसए में भी 1 किलो सेब में 5 ही पीस आएंगे, वहां पे 1 किलो चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट है इसको क्या बनाया गया? स्टैंडर्डाइज बनाया गया। क्या बनाया गया? स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी क्वांटिटी को हमने पहले माना कि ये 1 किलो होगा, और फिर उसके हिसाब से हमने पूरी दुनिया में सेट कर दिया कि अगर इतनी क्वांटिटी है तो 1 किलो होगा। ठीक है, 1 मीटर जो है, 1 मीटर है, 1 मीटर को नापने के लिए एक रोडियम होता है, उसकी एक बड़ी सी एक स्टिक मिली थी हमें बहुत सालों पहले, इतनी बड़ी होगी कुछ, तो हमने मान लिया कि इतना ही 1 मीटर होगा। क्या मान लिया? इतना ही 1 मीटर होगा। ठीक है, अब वो जो रोडियम की वो है ना, वो क्या होता है, वो बहुत धीरे धीरे गलता है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे खत्म होता है। तो अगर तुम 100 साल पहले तुमने 1 मीटर कपड़ा खरीदा होगा ना, और अगर अभी 1 मीटर कपड़ा खरीदोगे ना, तो दोनों में बहुत डिफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि 100 साल बाद वो क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो 1 मीटर क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। क्या हो रहा है? 1 मीटर कम होता जा रहा है। हर चीज को मापने के लिए एक क्या मापा गया, क्या माना गया? स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई है। क्या मानी गई है? स्टैंडर्ड यूनिट मानी गई है। और उस स्टैंडर्ड यूनिट की वजह से पूरी दुनिया में सब कुछ क्या चलता है? सेम चलता है। ये तो कहीं पे 1 किलो ज्यादा होगा, कहीं पे 1 किलो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ सकती है ना पूरी दुनिया में।
आ सकती है कि नहीं, है ना। तो इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए क्या करा कि एक सिस्टम बनाया गया, ठीक है, जिसमें कि हर चीज को क्या दिया गया, एक क्वांटिटी के साथ मेजर किया गया। अगर 1 किलो है तो इतना है, 1 मीटर है तो इतना है, ठीक है, और 1 लीटर है तो इतना है। और फिर उस डाटा को पूरी दुनिया में बांट दिया गया और फिर उसके हिसाब से 1 किलो वाले वेट्स बने या 1 किलो वाली तराजू बनी जिसमें मापा जा सकता है। आजकल जो मशीनें आ गई हैं 1 किलो माप सकती है ना, तो उसमें फीड होता है कि इतना इतना फोर्स पड़ेगा तो ही कितना मापना है, 1 किलो मापना है। बात समझ में। तो उसी तरीके से जो एटॉमिक मास है इसके लिए भी एक चीज को क्या करा गया, फिक्स किया गया। क्या करा गया, एक चीज को फिक्स करा गया। और वो जो चीज थी जिसको फिक्स किया गया है वो क्या है, वो है कार्बन। वो क्या है, कार्बन। कार्बन को ही क्यों लिया गया, क्योंकि कार्बन जो है वो सारी की सारी चीजों में प्रेजेंट होता है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो मतलब जिंदा हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो मतलब जिंदा उसमें जान ना हो, ठीक है, पेड़ों में, पौधों में, तुम में, मुझ में, सबके अंदर कार्बन है। तुमने न्यूज तो पढ़ी होगी, न्यूज देखी है, कभी किसी की डेथ हो जाती है तो बताते हैं कि इस टाइम पे डेथ हुई है। हाँ, बोलते हैं ना कि रिपोर्ट से पता चला कि इसकी डेथ इस टाइम पे हुई होगी या इस दिन हुई है इसकी डेथ। कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी में कार्बन होता है और वो कार्बन की अमाउंट जो होता है वो कम होता रहता है। जैसे हम मर जाते हैं तो कार्बन जो होता है वो कम होने लगता है और उसके कम होने के रेट को पता करके हम ये बता देते हैं कि इंसान कब मरा था। ठीक है, बस समझ में। तो हर चीज में कार्बन है, इसीलिए एटॉमिक मास के लिए रेफरेंस जो हमने लिया वो भी किससे लिया, कार्बन से लिया। क्या लिया, कार्बन से। ठीक है, तो कार्बन का एक आइसोटोप होता है C12। क्या होता है, आइसोटोप। अभी आइसोटोप के बारे में बात करेंगे। तो मान लो कार्बन का एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है C12। क्या नाम होता है, C12। ठीक है, उस C12 को लेते हैं और उसका क्या करते हैं, 1/12 पार्ट। उसका क्या लेते हैं, 1/12 पार्ट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्या लेते हैं उसको, 1 यूनिट। क्या लेते हैं, 1 यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, लिखेंगे हम। तो लिखो उसको, 1 एटॉमिक मास unit, 1 atomic mass unit is a mass unit, equals to exactly 1/12 the mass of 1 atom of carbon 12। ठीक है, अभी बताता हूं आगे इसका मतलब क्या है। हिंदी में लिखिए, हिंदी वाली बुक देना मेरे को, मैं लिख देता हूँ हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। क्या, 1/12 तो लिखिए इसको हिंदी में, कार्बन 12 समस्थानिक कार्बन 12 समस्थानिक। अब बताऊंगा समस्थानिक का मतलब। ठीक है, इसका मतलब बताऊंगा मैं इसका, कि एक परमाणु द्रव्यमान
इकाई इकाई के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, इसकी वजह से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है? इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। सोचो कि एक फल बेचने वाला है, ठीक है, और उसके पास वो वेट करने वाले जो पत्थर होते हैं ना, वो नहीं है, वेट्स नहीं है उसके पास। ठीक है, तो उसे पता नहीं है कि 1 किलो कितना है, आधा किलो कितना है ना, उसके पास वो नहीं है जिससे वेट करते हैं। बात समझ में आ गई? तो आगे देखो, he takes a watermelon and says that a mass equal to 12 units। ठीक है, क्या कहता है कि वो एक वाटरमेलन लेता है, एक तरबूज लेता है, ठीक है, और वो कहता है कि ये जो तरबूज है ये 12 यूनिट्स के बराबर है। किसके बराबर है? 12 यूनिट। 12 यूनिट का मतलब क्या है? 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 मास यूनिट, 12 फ्रूट मास यूनिट। और उसके बाद क्या बोलता है? He makes 12 equal pieces of the watermelon and find out the mass of each fruit he is selling relative to the mass of one piece of watermelon. Now he sell his fruit by relative fruit mass unit FMU। इसका मतलब क्या है कि मान लो उसके पास कोई वेट नहीं है, उसके पास क्या नहीं है? कोई भी वेट नहीं है, तो उसने क्या लिया? एक तरबूज लिया। क्या लिया? एक तरबूज लिया, और उसने बोला ये जो तरबूज है ये किसके बराबर है? 12 मास यूनिट के बराबर है। किसके बराबर है? 12 मास। अपने आप से कह दिया उसने, ये तरबूज का वेट कितना है? 12 मास यूनिट है। क्या है? 12 मास। फिर उसने क्या करा? इस तरबूज के 12 हिस्से करे। कितने हिस्से करे? 12 हिस्से करे। ठीक है, और फिर तो हर हिस्सा कितने यूनिट का हुआ? 1 यूनिट का हुआ। तो 1 पीस ऑफ वाटरमेलन कितने यूनिट का हुआ? 1 मास यूनिट का हुआ, 1 मास यूनिट का हुआ। अब अगर उसे पता चल कि एक वाटरमेलन 1 मास यूनिट का है, ठीक है, 1 ग्राम का है या 1 किलो का है, ठीक है, तो वो इसकी मदद से क्या कर सकता है? बाकी चीजों का वेट कर सकता है ना, इसके हिसाब से। इसके हिसाब से। बात समझ में? तो ऐसा ही इस 1 मास यूनिट में किया गया है। इसमें क्या करा गया कि इसमें कार्बन 12 लिया गया। क्या लिया गया? कार्बन 12 का एक एटम लिया गया, और उसके फिर 12 हिस्से करे गए। क्या हिस्से करेंगे? 12 हिस्से करेंगे। पहले क्या बोला कि ये जो कार्बन 12 है इसका मास कितना है? 12। इसका वेट कितना है? 12। ठीक है, तो इसके 12 हिस्से करेंगे तो हर हिस्से का वेट कितना होगा? 1। इसलिए क्या करा यहाँ पे? 1/12। बात समझ में आई? कार्बन 12 है, इसका वेट कितना है? 12 यूनिट है। कितना मास है? 12 यूनिट। तो इसके 12 हिस्से करेंगे तो हर यूनिट का वेट कितना होगा? 1। हर यूनिट का वेट कितना होगा? 1। तो अब इसी यूनिट को लेके क्या करा गया? हमारे पास जितने भी एटम थे उन सबका क्या करा गया? वेट निकाला गया। क्या निकाला गया? वेट निकाला गया। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? क्योंकि कोई माप थोड़ ना सकता है कि कितना भारी है, कितना वो है। माप सकता है क्या? नहीं। तो उन्होंने मानना पड़ा ना, क्योंकि हमारे पास वेट करने के लिए, देखो, एटम को वेट करने के लिए उतनी छोटी कोई चीज होनी चाहिए, तभी तो तराजू में तोलेंगे। अब ऐसा कुछ था क्या हमारे पास? नहीं था। जैसे वाटरमेलन के केस में उसके पास वो वेट्स थे क्या? नहीं थे। तो उसने क्या करा? वाटरमेलन को कट करके ही बोल दिया कि इसके 12 हिस्से करेंगे तो एक हिस्से का वेट कितना होगा? 1 किलो होगा या 1 यूनिट होगा। और उसकी वजह से उसने क्या करा? बाकी अपने फ्रूट्स को मापा। ठीक है, तो सेम काम किसके साथ किया गया? कार्बन 12 के साथ। कार्बन 12 को लिया गया, ठीक है, कहा गया इसका वेट कितना होगा? 12 होगा। इसका वेट कितना होगा? 12। इसका वेट 12 क्यों होगा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। और 6 मास नंबर जो निकालते हैं हम, वो क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस करके निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 6 + 6 कितना हो गया?
12, तो इसका वेट कितना हो गया 12 यूनिट। अगर इस पूरे का वेट 12 यूनिट है और मैं इसको 12 हिस्सों में बांट दूंगा तो एक यूनिट का वेट कितना हो गया, एक हिस्से का वेट कितना होगा 1 यूनिट। और उस हिस्से की मदद से मैं बाकी आइटम्स को तो माप सकता हूं ना, जैसे तरबूज के एक पीस की वजह से मैं बाकी फ्रूट्स को क्या कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं। वैसे ही मैं इसके एक वेट को, एक हिस्से को लेके बाकी जितने भी एटम्स हैं उन सबका भी क्या कर सकता हूं, वेट निकाल सकता हूं। तो इस तरीके से एटॉमिक मास निकाला जाता है। तुमसे अगर कोई पूछे तो एटॉमिक मास क्या होता है, तो एटॉमिक मास क्या होता है, सिंपल मास ऑफ द एटम। क्या होता है, मास ऑफ द एटम। तो तुमसे पूछे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है 1/12, 1/12वें हिस्से किसके, कार्बन 12 के। ठीक है, इसके बराबर होता है। ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, इसके अकॉर्डिंग मान लिया। ठीक है, जैसे हमने बोला ना 1 किलो इतना ही क्वांटिटी होगा, तो उसी तरीके से हमने बोल लिया कि 1 यूनिट क्या होगा, 1/12 ऑफ कार्बन 12 होगा। बस सुनना ही। अब उसकी मदद से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे बाकी चीजों को। क्लियर है? हाँ, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी, तो डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, बस समझ में आ गई? हाँ, कोई डाउट रह गया? हाँ, मैंने बताया ना, जैसे तो हम वेट करते हैं तो हमारे पास कुछ तो रहता है कि 1 किलो का यही है वेट, इसके हिसाब से मैं 1 किलो माप सकता हूँ। बट अगर मान लो ये 1 किलो वाला वेट ही नहीं है तो कैसे मेजर करूंगा, तो कुछ मानना पड़ेगा ना मुझे। हाँ, कुछ मानना पड़ेगा। गांव में बड़ा होता है कि उनका होते नहीं है तो पत्थर ले आते हैं, वो बोलते ये पत्थर, ठीक है, मेजर कर लेते कहीं से, तो बोलते ये पत्थर 1 किलो का है, और उसके हिस्से कर देते तो बोलते ये 100 ग्राम, ये 250 ग्राम। हाँ, तो उसी तरीके से एक वाटरमेलन वाले केस में भी हमने क्या बोला कि 12 यूनिट का है, तो 12 हिस्से कर देंगे तो हर हिस्सा कितने यूनिट का हो गया, 1 यूनिट का। सेम काम किसके साथ किया हमने, कार्बन के साथ किया। ठीक है, अब इसकी वजह से हमें मिला क्या, इसकी वजह से हमें ये हिस्से करके या यूनिट निकाल के मिला क्या, हमें मिला अलग अलग एटम का वेट। क्या मिला, अलग अलग एटम का वेट। जैसे हाइड्रोजन का वेट क्या होता है, 1 यूनिट होता है। क्या होता है, 1 यूनिट। तो इसको लिखते कैसे हैं वो देखो। जैसे इसको लिखते तो देखो ये है क्या, एटॉमिक मास यूनिट, तो इसको लिखना क्या चाहिए, AMU, है ना। क्या लिखना चाहिए, 1 AMU लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, 1 AMU। बट 1 AMU की जगह इसको क्या लिखते हैं, 1 U लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 U लिखते हैं। तो हर एटॉमिक वेट, हर एटॉमिक मास जो तुम देखोगे वो किस में देखोगे, 1 U में देखोगे। ठीक है, उसके पीछे क्या यूनिट लगी होगी, U। क्या लगी होगी, U। जैसे कि एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन, क्या, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का वेट क्या है, 1 U। ठीक है, उसी तरीके से कार्बन, अब देखो कार्बन और कार्बन 12 दोनों अलग चीज है। कार्बन और कार्बन 12 दोनों क्या है, अलग चीज है। इसका वेट भी कितना होता है, 12 U। इसका वेट कितना होता है, 12 U। ठीक है, फिर नाइट्रोजन, फिर क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 14। ठीक है, फिर ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। फिर होता है तुम्हारा सोडियम, क्या होता है, सोडियम, सोडियम का होता है 23 U। ठीक है, उसके बाद होता है मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 U। ठीक है, फिर होता है तुम्हारा सल्फर, क्या होता है, सल्फर। ठीक है, सल्फर का कितना होता है, सल्फर का तुम्हारा होता है 32 U। कितना होता है, 32 U। ठीक है, फिर क्या होता है तुम्हारा क्लोरीन, फिर क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 U। क्या होता है, 35.5 U। फिर क्या होता है, कैल्शियम, क्या होता है, कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है 40 U। ठीक है, ये सब क्या है, इनके एटॉमिक मास, ये सब क्या है, इसके एटॉमिक मास, मतलब इनका वेट है। एक्चुअली क्या समझ सकते हैं, इनका वेट है। ठीक है, तो 1 U किसके बराबर होता है, 1 U बराबर होता है 1/12 ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ठीक है, तो 1 U किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। जैसे 1 किलो कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम की तरह। ठीक है, उसी तरीके से 1 U किसके बराबर होता है, 80 ग्राम होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों?
हाँ, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ, क्या होता है एटॉमिक मास? क्या है? एटम्स को मापने का एक तरीका, ठीक है, जिसके लिए हमें कुछ रेफरेंस माना था। वो रेफरेंस क्या है कि 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन ऑफ, ठीक है, 12 कार्बन 12। ये इसकी वजह से इन सब का वेट हम निकाल पाए, ठीक है। अब इन सब का वेट निकाल पाए तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, केमिकली कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। क्या पूछेगा? डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या लिख दोगे? ये वाली डेफिनेशन लिख दोगे, ठीक है। क्या लिखोगे कि वन मास यूनिट इज द मास यूनिट इक्वल्स टू द एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम के 12वें हिस्से के बराबर होता है हमारा वन मास यूनिट। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक है। नोट करो उसको। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। एटम्स की तो बात कर ली, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे? मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एटम्स के ग्रुप के मिलने की वजह से बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब बहुत सारे एटम्स एक साथ मिल जाते हैं तो उनकी वजह से क्या बनते हैं? क्या बनता है? मॉलिक्यूल, ठीक है। व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम मिलके क्या बनाते हैं? H2O, जिसे क्या कहा जाता है? वाटर, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। समझ में आ गई? जब दो या दो से ज्यादा एटम्स एक साथ मिलते हैं तो उनकी वजह से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। जब दो या दो से ज्यादा परमाणु एक साथ मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है? अणु बनता है। क्या बनता है? अणु, ठीक है। तो लिखिए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जैसे हिंदी में बोलते हैं अणु, ठीक है। when two or more atoms combine together to form combine together chemically then it is called molecules। जब दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक तरीके से संयोजित होती है तो उसे अणु कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्या कहते हैं? उसे अणु कहते हैं। नोट करो यहां तक, लिख दो क्या होगा। हाँ, तो
से होगा। कोई नहीं, गलत क्या है, लिखा नहीं है, बोलना 2 या 2 से अधिक, ठीक है। अरे अरे वहाँ पे होती है आएगा। अबे लिख लो यार, होती है तो उसे लिख लो। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। हेडिंग क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तत्वों के अणु, तत्वों के अणु। तो समझो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन एंड हीलियम आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, ठीक है, बट दिस इज नॉट द केस ऑफ द नॉन मेटल, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल, ठीक है। मतलब क्या है कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, हाँ, उनमें से कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सिर्फ एक ही, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम एक साथ मिलके क्या बनाए, मॉलिक्यूल बनाते हैं। बट कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको सबके साथ जुड़ने की जरूरत नहीं होती, वो अकेले भी क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ठीक है। क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इनको, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें पहला टाइप क्या है हमारा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं हमारे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एक होता है। कितना होता है, एक, ठीक है। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं हम, एक परमाणु, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, एक परमाणु। एक परमाणु जो होता है उसमें कितने होते हैं, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या कितनी होती है, एक होती है, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, आर्गन, ठीक है, नियॉन, ठीक है, आर्गन और हीलियम, एआर किसका सिंबल होता है, आर्गन का, ARGON, और He किसका सिंबल होता है, हीलियम का, किसका होता है, हीलियम का, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का क्या होता है, जब हमारे सेम टाइप ऑफ एलिमेंट एक साथ जुड़ते हैं और एक साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई, हाँ। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है, व्हेन, लिख लो, तो यहां पे लिख दूं इसका मतलब, हाँ, व्हेन मॉलिक्यूल्स, लिख लेना इसको साइड में कहीं पे, व्हेन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर constituted by the same type of atom। जब हिंदी में लिखो, क्या बोल रहा था, जब एक तरह के या एक प्रकार के तत्वों से, ये वाला, ये लाइन, ये बता रहा हूं, लिखो, जब एक प्रकार के तत्वों से मिलके, मिलकर क्या बने, कोई मॉलिक्यूल बने। जब एक प्रकार के तत्वों से मिलके कोई मॉलिक्यूल या अणु बनता है, ठीक है, अणु बनता है, ऐसे लिखो। बात समझ में आई? क्या बोला, जब एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है तो उसे क्या कहते हैं, तत्वों के अणु कहते हैं। क्या बोलते हैं, तत्वों के अणु कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसमें पहला टाइप क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या है पहला टाइप, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक में क्या होता है, सिर्फ एक ही एटम होता है और इसी से क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? हाँ, नेक्स्ट स्टेप पे चलो। हाँ, नेक्स्ट स्टेप को बोलते हैं हम डाई एटॉमिक। क्या बोलते हैं,
यहां नहीं लिखता, ऊपर लिखता हूं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? डाई एटॉमिक। सेकेंड, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होते हैं, इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 2। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 2। एग्जाम्पल के लिए O2, एग्जाम्पल के लिए O2 या N2, ठीक है। ये क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये किसका है? नाइट्रोजन का है। और क्या होता है? H2, हाइड्रोजन का। ये जो होते हैं ना O2, N2, H2, है ना, ये कभी भी तुम्हें अकेले नहीं मिलेंगे। ये हमेशा कैसे, मतलब तुम्हें सिर्फ O नहीं मिलेगा ना, तो कहीं पर सिर्फ H मिलेगा। हमेशा क्या मिलेगा? O2 मिलेगा, N2 मिलेगा, H2 मिलेगा। कभी भी ये अकेले नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये हमेशा कैसे रहते हैं? मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं। किसी फॉर्म में रहते हैं? मॉलिक्यूल। और इस टाइप के मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ। फिर नेक्स्ट, तो इसी तरीके से और भी होते हैं। डायटोमिक हो गया, ट्राइएटॉमिक होता है, फिर टेट्राएटॉमिक होता है। सबके एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एग्जांपल याद कर लेना काफी है, ठीक है। तो देखो, ये जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, इसको एक नाम से बुलाया जाता है। उस नाम को क्या बोला जाता है? एटोमिसिटी, परमाणुकता। क्या बोला जाता है? एटोमिसिटी। तो अगर तुमसे पूछे कि एटोमिसिटी क्या है, तो क्या बोलोगे? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। या तुमसे बोले परमाणुकता क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? कि किसी अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं या उपस्थित हैं, उनको क्या बोला जाता है? परमाणुकता। जैसे O2 की एटोमिसिटी कितनी है? कितनी होगी इसकी एटोमिसिटी? इसमें एटम कितने हैं? 2, ठीक है। तो उसकी एटोमिसिटी कितनी होगी? 2। बस समझ में आ गई? हाँ। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? ये पूछा जाता है कि व्हाट इज एटोमिसिटी। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, तो याद कर लेना अच्छे से इसको। क्यों? घर एक याद आ रही है? तो क्या? हाँ, तो हेडिंग डालिए क्या? एटम, ठीक है। एटोमिसिटी, आइए। एटोमिसिटी हिंदी में बोलते हैं इसको परमाणुकता। परमाणुकता। तो लिखिए द नंबर ऑफ atoms constituting a molecule is known as its atomicity. हिंदी में लिखो। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। समझ में आ गई? हाँ। जैसे कि O2 की एटोमिसिटी कितनी होगी बच्चों? 2। हाँ, N2 की कितनी होगी? 2। ठीक है। अब मुझे बताओ S4 कितनी होगी? ठीक है। या मुझे बताओ O3 कितना होगा? 3।
क्योंकि ये कितने से मिलके बना है, 3 से मिलके बना है। कितने से मिलके बना है, 3 से। बात समझ में आ गई? हाँ, तो जब सेम टाइप के एलिमेंट मिलकर कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, तत्वों के अणु, तत्वों के अणु या तत्वों से अणु। क्या बोलते हैं, तत्वों से अणु, जिसमें एक तरह के क्या होते हैं, तत्व होते हैं, या एक तरह के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है ये बात? हाँ, इसी में क्या आता है, एटॉमिसिटी आता है। एटॉमिसिटी क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल या एक अणु में कितने एटम्स, कितने परमाणु उपस्थित हैं, मौजूद हैं, या उसको मिलकर बना रहे हैं, उस चीज को क्या बोला जाता है, हमारा एटॉमिसिटी कहा जाता है। बस समझ में आ गई? कोई डाउट इस बात में? ठीक है, तो इसमें लास्ट एक और बच गया है हमारा। और ठीक है, तो ये तो खत्म होगा नहीं इस हफ्ते, तो जो भी बच गया वो हम अगले हफ्ते की पहली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, बस समझ में आ गई? हाँ, कल है, कल मैथ की है ना, कल मैथ की क्लास होगी ना। हाँ, मंडे को टेस्ट है, जितना करवा दें।